हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिमांड, यानी कि डिमांड का मतलब क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। डिमांड का बेसिकली का मतलब होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अमन है। अमन को क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेना है, तो वो उसकी इच्छा है, यानी कि उसके अंदर विलिंगनेस है उस चीज़ को खरीदने की, वो उसकी इच्छा है, ठीक है। और उसके पास पैसे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अमन को एक फ़ोन खरीदना है एंड फ़ोन की कॉस्ट है 25,000 रुपीज़। तो एक तो अमन की इच्छा हो गई कि उसको वो फ़ोन चाहिए, सेकेंड उसके पास 25,000 रुपीज़ कैश भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके पास पैसे भी हैं बाय करने के लिए एंड वो एक्चुअल में बाय करने के लिए भी तैयार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अमन के पास पैसे हैं और उसकी एक इच्छा है कि उसे फ़ोन खरीदना है, ठीक है, सिर्फ़ एक इच्छा ही इच्छा है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल में भी रेडी है उस चीज़ को खरीदने का ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में, यानी कि आज वो इस फ़ोन को खरीदने के लिए तैयार भी हैं और जितना प्राइस है फ़ोन का दैट इज़ 25,000 रुपीज़, वो 25,000 पे करने के लिए भी तैयार है। तो यानी कि डिमांड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन विलिंग होता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ से मेरा मतलब है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस हो सकती है, उसके पास उतने पैसे होते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए एंड वो एक्चुअल में भी रेडी होता है उसको खरीदने के लिए एट अ सर्टेन टाइम और एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। डिमांड बेसिकली अब सिर्फ डिज़ायर ही नहीं होता, यानी कि डिमांड का मतलब सिर्फ इच्छा ही नहीं होता, बल्कि डिमांड के अंदर 3 मेन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। यानी कि एक पर्सन के अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विस को खरीदने की, एबिलिटी टू पे, यानी कि उसके पास उतने पैसे होने चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सकें। एंड तीसरी चीज़ आती है विलिंगनेस टू परचेज़, यानी कि उसके अंदर इतनी विलिंगनेस, इतनी चाह होनी चाहिए कि वो चीज़ जहाँ पर भी मिलती है, वो पर्सन वहाँ पर पहुँचे और उस चीज़ को खरीद ले। एग्जाम्पल ले लेते हैं डिमांड का उसको अच्छे से समझने के लिए। बहुत ही ईज़ी एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा ईज़िली। सपोज़ करते हैं रिया। रिया क्या करती है, रिया को एक नई ड्रेस परचेज़ करनी है, तो रिया के अंदर ये डिज़ायर है, इच्छा है कि उसे एक नई ड्रेस चाहिए। सेकंडली, रिया के पास अभी 1000 रुपीज़ भी पड़े हुए हैं इन हैंड, यानी कि रिया के पास एबिलिटी टू पे भी है, उसके पास इतनी समर्थ है रिया कि वो 1000 रुपीज़ पे भी कर सकती है। तीसरी चीज़, रिया क्या करती है, शॉपिंग करने जाती है आज और शॉपिंग करके उस ड्रेस को खरीद लेती है, यानी कि रिया के अंदर विलिंगनेस भी है कि वो पर्टिकुलरली शॉपिंग करने जाती है उस ड्रेस के लिए एंड उसको परचेज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन गई, एक डिमांड बन गई, बिकॉज रिया ने तीनों जो मेन एलिमेंट, जो कंपोनेंट्स थे डिमांड के, उसको फुलफिल कर लिया। पहली चीज डिजायर, यानी कि उसके अंदर इच्छा थी नई ड्रेस को खरीदने की। सेकंड चीज एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी थी पैसों को पे करने की, दैट इज 1000 रुपीज। और तीसरी चीज विलिंगनेस, यानी कि वो शॉपिंग करने भी जाती है एंड उस ड्रेस को वहां से जाकर परचेज भी कर लेती है, यानी कि उसके पास विलिंगनेस भी है उसको खरीदने की। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एज पर योर एग्जामिनेशन। चलो इसे पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि कैसे जो प्राइस है और दूसरे फैक्टर्स हैं वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं जो कि कंज्यूमर्स विलिंग होते हैं बाय करने के लिए। आई नो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको मैं इजीली समझाती हूँ। सपोज करते हैं कि एक समोसा है। समोसा हमें पहले कितने का मिलता था, 10 रुपीज का मिलता था। तो जब समोसे की प्राइस था 10 रुपीज, तो ज्यादा कस्टमर्स आते थे उसको परचेज करने के लिए। एंड अब समोसे का प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट इज 15 रुपीज। तो अब कम कस्टमर्स आते हैं उसको परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, समोसे का प्राइस इंक्रीज हुआ एंड जो कंज्यूमर्स जो विलिंग थे बाय करने के लिए, उनका जो डिमांड, मतलब डिमांड क्या थी, वो डिक्रीज हो गई, बिकॉज प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो थ्योरी ऑफ डिमांड भी हमें यही कहता है कि अगर कोई भी प्राइस बढ़ता है, घटता है, या फिर दूसरे जितने भी फैक्टर्स होते हैं अगर वो कम ज़्यादा होते हैं, तो उनका क्या असर पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी पर्टिकुलर सर्विस की क्वांटिटी पे, यानी कि अब उसे ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं या फिर उसे कम लोग कंज्यूम करते हैं, क्वांटिटी पे, डिमांड पे क्या असर पड़ता है उसका। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड को और भी इजीली समझेंगे हम आगे। यहाँ पे अगर मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमें यही कहता है कि जो भी अगर प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसकी जो डिमांड है वो भी, डिमांड का मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो जितनी भी क्वांटिटी पहले डिमांड करते थे कंज्यूमर्स और अब जो डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर, उसके प्राइस चेंज होने के बाद वो भी चेंज हो जाती है। अगर पहले 50 कंज्यूमर्स उसको लेते थे एंड उसका प्राइस बढ़ गया, तो अब उसको 35 कंज्यूमर्स लेते हैं। ठीक है, तो उसकी डिमांड में भी असर पड़ा है, क्वांटिटी में भी असर पड़ा है। लेकिन
जो डिमांड होती है वो कई सारे फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है। सिर्फ एक प्राइस ही डिमांड का फैक्टर नहीं होता जो उसको अफेक्ट करता है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम, टेस्ट और भी अदर थिंग्स। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे इन मोर इजी लैंग्वेज एंड विद वेरियस ऑफ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अगर आपसे एग्जाम में फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स पूछेंगे तो उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। पहला हमारा फैक्टर होता है दैट इज प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि किसी भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एंड अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी हम अपने समोसे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। समोसे का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले वो 10 रुपए का मिलता था, अब वो 15 रुपीज का मिल रहा है। तो पहले अगर उस समोसे को 50 कस्टमर्स खाते थे, लेकिन अब उस समोसे को 35 कस्टमर्स खा रहे हैं बिकॉज उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एंड मान लेते हैं किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक पेन। पेन जो मिलता था वो उसकी पहले कॉस्ट थी 10 रुपीज, एंड अब जो पेन मिलता है वो मिलता है 5 रुपीज का। तो अब क्या हुआ? पेन की जो प्राइस थी वो कम हो गई, बिकॉज पहले वो 10 का मिलता था, अब वो 5 रुपीज का मिलता है ओनली। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले मान लेते हैं कि उस पेन को लेते थे 50 कस्टमर्स, लेकिन अब उस पेन को कितने कस्टमर्स ले रहे हैं? 100 कस्टमर्स ले रहे हैं, बिकॉज उसका प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो प्राइस कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को? अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, एंड अगर प्राइस डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है तो उसी चीज की डिमांड क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड हमारा फैक्टर आता है दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को? अगर कोई भी कंज्यूमर है उसकी इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ज्यादा पैसे कमा रहा है तो वो ज्यादा चीजें खरीदता है। एंड अगर कोई ऐसा कंज्यूमर है जो कि कम इनकम जनरेट करे तो वो कम ही चीजों को खरीदता है। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? सपोज करते हैं एक फैमिली है एंड उस फैमिली की मंथली इनकम है दैट इज 50,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर उस फैमिली की 50,000 रुपीज पर मंथ इनकम है एंड उनके पास वो क्या करेंगी? एक ही एसी लगाएंगी, ठीक है, बिकॉज उनकी इनकम कितनी है? 50,000 रुपीज पर मंथ वो जनरेट करते हैं। अब कोई एक फैमिली है उनकी इनकम है 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो अगर उनकी इनकम 1 लाख रुपीज है तो अब वो दो एसी लगा रही है अपने घर के अंदर। तो इससे क्या हो गया? अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप ज्यादा चीजों को खरीदते हो, और अगर आप कम पैसे कमाते हो तो आप कम चीजों को खरीदते हो, ठीक है। एंड अगर जैसे वो ही मान लेते हैं कि अगर कोई अमीर होता है तो वो ज्यादा चीजें रखता है अपने घर के अंदर, आर्टिफिशियल चीजें एंड स्मार्ट टीवीज रखता है, हर कोई आईफोन्स यूज करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कम पैसे कमाता है तो वो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। कहीं कहीं लोग नॉर्मल रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, डबल डोर वाले यूज नहीं करते। तो ऐसी चीज होती है। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी में हाइक आ जाता है, ठीक है। पहले आपकी सैलरी थी 50,000 रुपीज, अब वो 10,000 से बढ़ गई 60,000 रुपीज। अगर आप आपकी सैलरी होगी तो आप क्या करोगे? आप नई चीजें खरीदना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपकी जब हाइक आता है सैलरी में, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आपकी जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी में हाइक आया है तो पहले आप घर का ही खाना खाते थे, बिकॉज बाहर जाना खाना जो होता है वो कॉस्टली होता है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर खाना शुरू कर दो, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी? डिमांड इंक्रीज होगी, बिकॉज आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। और अगर आपकी इनकम ही कम होगी तो आप बाहर खाना अवॉइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब ये फैक्टर हमें क्या कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है उसे कोई भी एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब लोगों को प्रोडक्ट कैसे ज्यादा पसंद आ सकता है? या फिर उसका ट्रेंड चल रहा है, या फिर मार्केटिंग एजेंसीज जो हो रही है उसे बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है सोशल मीडिया के अंदर। तो लोगों की नजर में वो प्रोडक्ट बार बार आएगा और हर कोई चाहेगा कि उसको एक बार ट्राई करके हम देखते तो हैं आखिरकार वो चीज क्या है। क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी जब इतना ज्यादा उसको प्रमोट करे तो आखिरकार वो है क्या, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादातर उनकी आंखों में आएगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का। अगर हमें कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड को इंक्रीज करना है समर के अंदर, एक तो समर सीजन है, एंड अगर आप कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, ठीक है, इन सब का अगर आप ऐड चलाओगे तो इससे क्या होगा? लोगों की नजर में ये बार बार आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ती जाएगी, ज्यादातर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे।
नाउ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बीच में क्या हुआ था, ओवरसाइज़ टी-शर्ट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया था, ठीक है? आप जहाँ पर देखोगे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो थे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अंदर भी अपनी ओवरसाइज़ जो टी-शर्ट्स थी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा था। यानी कि एक ट्रेंड आ गया था, हर दूसरा बंदा ओवरसाइज़ चीज़ें, बैगी जीन्स वग़ैरह पहनने लग गया था। तो ये ट्रेंड आया था एंड ट्रेंड के कारण क्या हुआ, इसकी डिमांड भी बढ़ गई। ओवरसाइज़ चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी बीच में। बिकॉज़ क्या हुआ, ये एक ट्रेंड आया, लोगों ने स्टार्ट करा तो धीरे-धीरे करके इन्फ्लुएंसर से इसको प्रमोट करा अपने प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एंड ये एक ट्रेंड बन गया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको ट्राई करा पहनने का। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है दैट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो कि आपस में रिलेट करते हैं। जैसे कि टी और कॉफ़ी आपस में ये रिलेट करती हैं, ठीक है? दही और योगर्ट ये भी आपस में रिलेट करता है, तो ये रिलेटेड गुड्स हो गए। रिलेटेड गुड्स अब यहाँ पे हम 2 टाइप पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह किसी को दे देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर चाय महँगी हो जाती है, ठीक है? तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी कॉफ़ी की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 2 चीज़ें हमारे पास, चाय और कॉफ़ी। हम सपोज़ करते हैं जो चाय है वो ₹10 की आती है और जो कॉफ़ी है वो ₹5 की आती है। तो चाय का प्राइस क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? तो चाय क्या होगी? एक्सपेंसिव होगी, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू चाय। ₹5 तो बंदा सेव कर रहा है ना, तो इस केस में क्या होगा, जो बंदे होंगे वो चाय का सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेंगे एज़ कॉफ़ी। वो स्विच कर लेंगे चाय से कॉफ़ी में, बिकॉज़ चाय जो है वो ₹10 की आती है एंड कॉफ़ी जो है वो ₹5 की आती है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। नाउ अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो गुड्स साथ-साथ चलते हैं, यानी कि अगर एक चीज़ नहीं होगी हमारे पास तो दूसरी चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है, हमें चाहिए तो दोनों साथ-साथ ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कार एंड पेट्रोल, बिना कार के पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं है एंड बिना पेट्रोल के कार का कोई यूज़ नहीं है। अगर हमें कार चलानी है तो हमें पेट्रोल चाहिए होगा एंड अगर हम पेट्रोल का बिज़नेस करें तो पेट्रोल किसमें डालोगे? कार्स वगैरह में डलता है ना पेट्रोल, तो उसके लिए हमें कार्स यानी कि व्हीकल्स चाहिए होंगे। अब हम मान लेते हैं कि कार का प्राइस जो है वो कम हो गया। पहले 5 लाख की आती थी, अब जो कार है 4 लाख की आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो पेट्रोल का प्राइस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? कहीं न कहीं से तो लोगों को गुज़ारा कर रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स गुड के अंदर। अगर कार का प्राइस कम हो रहा है तो पेट्रोल का प्राइस अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? बिकॉज़ लोगों को पता है कि कार के अंदर डालने के लिए पेट्रोल चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है? एंड अगर हम वाइस वर्सा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल का अगर प्राइस कम हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, जो व्हीकल्स होंगे, जो कार्स वगैरह होंगी, उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स होते हैं जो कि साथ-साथ चलते हैं। अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि हमने कार एंड पेट्रोल का एग्ज़ाम्पल में देखा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है, इस केस में बंदा जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है कि आने वाला जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर जो प्राइस होंगे चीज़ों के वो हाई चल जाएंगे, तो मैं क्यों ना आज ही कई सारी चीज़ें खरीद कर रख लूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन, अनियन यानी कि प्याज का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं प्याज जो है वो आज ₹30 किलो आ रहे हैं, ठीक है? और हम सपोज़ करते हैं कि नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है कि प्याज जो है उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, जो कि जनरली होता भी है, ₹50 केजी हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, जो पर्सन होगा वो आज ही ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा केजीज़ के अंदर प्याज को खरीद कर रख देगा, स्टोर कर देगा, चाहे वो 5 किलो ले या 3 किलो ले एज़ पर देयर क्षमता, ठीक है? तो यानी कि अगर आपको एक्सपेक्ट होता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस अपकमिंग वीक में इंक्रीज होने वाला है, तो इस केस में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो आज ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है दैट इज़ पॉपुलेशन। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री के अंदर तो उस कंट्री में डिमांड भी ज़्यादा होती है। अगर हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोगों को हर एक चीज़ की डिमांड चाहिए होगी, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कार्स हों, ठीक है? अगर 1 लाख लोग रह रहे हैं किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है? स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर एक स्टेट के अंदर 1 लाख लोग रहते हैं, तो उसे इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कोई दूसरी स्टेट है जिसके अंदर 5 लाख लोग रहते हैं, तो वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। नाउ अभी तक तो हमने बात करी थी डिमांड के बारे में। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड भी बिल्कुल सिंपल होता है डिमांड के जैसे ही। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं कि अगर कोई भी जो प्राइस है किसी भी चीज़ का अगर वो कम होता है, किसी भी गुड्स का अगर प्राइस फॉल होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस जो गुड्स की क्वांटिटी होती है, डिमांड होती है मार्केट के अंदर, वो इंक्रीज़ हो जाती है अपने आप ही। जैसे हमने पेन का एग्ज़ाम्पल लिया था। पेन जो था वो पहले ₹10 का आता था, अब वो ₹5 का आ रहा है। तो उसकी प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। पेन एक गुड है, गुड का जो
जो प्राइस हुआ वो 10 रुपीज़ से 5 रुपीज़ हुआ, यानी कि उसका प्राइस फॉल हो गया। एंड अगर उसका प्राइस फॉल हुआ है तो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। पहले जो बच्चे सिर्फ एक ही पेन लेते थे, अब वो दो दो तीन तीन चार चार पेन ले रहे हैं, बिकॉज उसका प्राइस जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर ये वाइस वर्सा हो, अगर प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लेता समोसे का, पहले समोसा आता था 10 रुपीज का, अब वो क्या था 15 रुपीज का। तो इस केस में क्या हुआ, समोसे का प्राइस इंक्रीज हुआ, 10 रुपीज से 15 रुपीज हुआ। तो इस केस में क्या होगा, जो डिमांड होगी समोसे की वो कम हो जाएगी अपने आप पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, एंड वो कंडीशन क्या है कि जितने भी और दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो अनचेंज्ड होंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्राइस में ही फर्क आ रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स को हम अनचेंज्ड मानेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली कहता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो इस केस में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है उल्टा होना। अगर कोई चीज बढ़ रही है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड डिक्रीज, एंड डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर टेबल बन रखी है, एक टेबल में एक पार्टीशन कर रखा है प्राइजेस ऑफ एप्पल्स पर केजी के हिसाब से। ठीक है, एंड दूसरी जगह कर रखा है क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 100 रुपए किलो सेब मिलता है तो क्वांटिटी कितनी है, 1 किलो लेते हैं लोग। लेकिन अगर 80 रुपए मिलता है तो 2 किलो लेते हैं, 60 रुपए मिलता है तो 3 किलो लेते हैं, एंड 40 रुपए मिलता है तो लोग उसे 5 किलो लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, पहले प्राइस क्या था एप्पल का, 100 रुपए, और अब वो कितना हो गया 40 रुपीज। पहले अगर 100 रुपए प्राइस था एप्पल का तो लोगों की डिमांड कितनी थी, ओनली 1 kg। लेकिन अगर प्राइस अब हो गया 40 रुपीज एप्पल का तो लोगों की डिमांड कितनी होगी, 5 kg। तो इसका कहने का क्या मतलब है, अगर जो प्राइस है एप्पल का वो डिक्रीज हो रहा है 100 रुपए से 40 रुपए में, तो लोग जो हो रहे हैं वो उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करता है, एंड आप यही एग्जांपल अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड वर्क। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्यों काम करता है। पहला हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट का मैंने आपको मतलब समझाया था। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग स्विच कर जाते हैं। जैसे कि हमने टी और कॉफी का एग्जाम्पल देखा था, टी का प्राइस बढ़ गया था तो लोगों ने स्विच करके कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया। सेम यही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर भी। एक और बार समझा देती हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर एक्सपेंसिव यानी कि बढ़ जाता है तो इस केस में क्या होता है, लोग चीपर ऑप्शन का मतलब क्या है, सस्ते ऑप्शंस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी का। अगर पेप्सी कॉस्टली हो जाती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो इस केस में लोग क्या करने लग जाते हैं, कोक को प्रेफर करने लग जाते हैं। लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया पेप्सी को कोक से, क्योंकि पेप्सी का प्राइस जो था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट आता है दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमें क्या कहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सर्विस है, अगर उसका प्राइस फॉल यानी कि अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो इस केस में जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर्स की वो इंक्रीज हो जाती है। परचेजिंग पावर क्या होता है, परचेजिंग पावर का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी पावर है चीजों को खरीदने की। परचेजिंग यानी कि खरीदना, तो किसी भी पर्सन की कितनी पावर है चीजों को खरीदने की। अगर चीजें सस्ती हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज सस्ती मिल रही है तो इस केस में जो कंज्यूमर की पावर होती है चीजों को खरीदने की वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आलू जो है वो 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, प्याज जो है वो 30 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो ये सस्ते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो परचेजिंग पावर यानी कि अगर कोई कस्टमर है वो पहले आधा किलो लेता था चीजों को, तो अब वो इस केस में एक एक किलो लेने लग जाएगा। तो यहाँ पर उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हुआ तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उन्हें रिच फील होगा और वो ज्यादा चीजों को खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैं एक आधा ही किलो ले पाता था, लेकिन अब इसी प्राइस में मुझे 1 किलो चीज मिल रही है, तो अब मैं 1 किलो ले लेता हूँ, तो अब तो मैं रिच हो गया। उन्हें रिचर फीलिंग आएगी और वो चीजों को ज्यादा परचेज करेंगे। तो ये हमारा होता है इनकम इफेक्ट। थर्ड हमारा आता है दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन जो होती है वो कम होती चल जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम गोलगप्पे का। जब आपने फर्स्ट गोलगप्पा खाया तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो था वो ज़्यादा फुलफिल हुआ। जब आप सेकेंड गोलगप्पा खाते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम हुई, थर्ड खाने पर और कम हुई, फोर्थ गोलगप्पा खाने पर और कम हुई, और जब आपने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ गोलगप्पे खाए तब आपकी सेटिस्फेक्शन और कम हो गई। तो सिंपल सा इसका
मतलब क्या है कि अगर हम ज़्यादा कंज़्यूम करते रहेंगे किसी भी चीज़ को, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सैटिस्फैक्शन होगी वो थोड़ी कम-कम होती जाएगी। यही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इसका मतलब ये भी होता है कि इस केस में क्या होगा कि अगर आपकी सैटिस्फैक्शन कम, आप कंज़्यूम कर रहे हो किसी भी चीज़ को, लगातार कंज़्यूम कर रहे हो, ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपकी सैटिस्फैक्शन कम हो रही है। तो इस केस में जो कस्टमर्स होते हैं वो विलिंग नहीं होते ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए फॉर एडिशनल गुड्स। आप ज़्यादा प्राइस क्यों पे करोगे? जब आपकी सैटिस्फैक्शन फुलफिल हो रही है एंड आप जो आपकी सैटिस्फैक्शन है वो कम हो चुकी है, तो आप उस गुड्स के लिए ज़्यादा प्राइस पे ही नहीं करोगे। तो इस केस में क्या होता है, हमारी विलिंगनेस नहीं होती हाई प्राइस को पे करने के लिए फॉर एडिशनल यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल गोलगप्पे का या फिर किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। एंड मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं, उतनी ही कम हमारी सैटिस्फैक्शन धीरे-धीरे करके होती जाती है। बेस्ट एग्जांपल है गोलगप्पा। अब हम बात करते हैं assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड की, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कौन-कौन सी assumptions होती हैं। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी काम करते हैं ओनली व्हेन अदर थिंग्स स्टे द सेम, यानी कि सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ प्राइस और डिमांड पे ही फ़र्क हो रहा है। कैसे? जैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है एंड अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, ठीक है? प्राइस और डिमांड पर ही केस हो रहा है। एंड लॉ ऑफ डिमांड में हम ये मानते हैं कि तभी काम करेगा, लॉ तभी काम करेगा जब दूसरे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो फिक्स होगा। ठीक है, तो ये सारी एजम्पशंस किस किस में होती हैं, 4 हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ेंगे। पहला हम पॉइंट देखते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब है मंथली इनकम क्या होती है कंज्यूमर की। कोई भी पर्सन है उसकी आय कितनी है, वो पर मंथ कितने पैसे अर्न कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन है वो एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है एंड अभी भी अगर वो 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक एजम्पशंस है। एक एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो पहले भी 10,000 रुपये कमा रहा था तो अभी भी उसकी जो सैलरी है, इनकम है, वो भी 10,000 रुपये। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले जो पर्सन था वो आलू से अटैच था, उसको आलू खाना बहुत ज़्यादा पसंद थे एंड अभी भी उसका टेस्ट है कि उसको आलू खाना पसंद है, तब भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। उसकी जो प्रेफरेंस थी, पहले उसको पसंद था टी-शर्ट्स पहनना, तो अभी भी उसकी जो प्रेफ़रेंस है वो टी-शर्ट्स में ही है, टी-शर्ट ही पहनना अभी भी उसे पसंद है। तो उसकी टेस्ट और प्रेफ़रेंस में कोई भी चेंज आया? नहीं आया। ये चीज़ उसकी क्या है? अनचेंज्ड है। ये चीज़ उसकी चेंज नहीं हुई, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करेगा। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। मैं आपको समझा देती हूँ फिर से। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है टी और कॉफ़ी वाला एग्जांपल, यानी कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो इस केस में क्या करते हैं लोग, चीपर ऑप्शन की तरफ भागते हैं, यानी कि वो कॉफ़ी को प्रेफर कर लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होता है, कार और पेट्रोल वाला एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि साथ साथ चलते हैं, यानी कि एक के बिना एक का गुजारा नहीं होगा। जैसे कि पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, ठीक है, एंड कार को पेट्रोल की ज़रूरत होती ही होती है चलने के लिए, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, वो भी अनचेंज है, तो इस केस भी में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज नो चेंज इन फैशन, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि हम ये भी मान के चलते हैं कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आया है, समर था तो समर ही है, विंटर थी तो विंटर ही है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया है। लोग अगर स्मार्टफोन्स यूज करते थे तो अभी भी स्मार्टफोन्स यूज करे, सेम फीचर्स थे तो अभी भी सेम फीचर है, कोई भी चेंज नहीं आया किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो ये कुछ एजम्पशंस होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की जो आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती है, यानी कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिस केस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। कभी कभार क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो भी ऐसे कुछ केस होते हैं जिस केस में जो लोग होते हैं चीज़ों को वो खरीदना ही पसंद करते हैं। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी लोगों को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता एंड उस केस में भी जो लोग होते हैं वो विलिंग होते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा ही। पहला हमारा पॉइंट है दैट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो कि लो होते हैं क्वालिटी वाइज लेकिन यूज करे जाते हैं बाय द पुअर पीपल, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो गिफन गुड्स का यूज करते हैं जो कि क्वालिटी वाइज लो आइटम्स होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर इनका मतलब इस केस में अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं तब क्या करते हैं वो ज्यादा चीजों को खरीद के रख लेते हैं अपने पास, बिकॉज वो कॉस्टेड आइटम्स को प्रेफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर महंगी हो जाएंगी चीजें बाद में उनके लिए तो वो उसको प्रेफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इन
गुड्स को खरीद कर रख लेते हैं। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं प्रेस्टीज और वेबलिन गुड्स की। प्रेस्टीज और वेबलिन गुड्स कौन से होते हैं? एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जैसे कि लग्जरी वॉचेस, ब्रांडेड बैग्स और डायमंड्स। ये सारी कौन से होंगे? हमारे लग्जरी आइटम्स होंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो रिच पीपल यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी स्टेटस के लिए इन सारी चीज़ों को बाय करते हैं। जैसे कि लग्जरी वॉच, स्टेटस उनका अच्छा होता है मार्केट के अंदर, तो अपने स्टेटस को बेसिकली मेंटेन करने के लिए जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जरी वॉच को बाय करते हैं, ब्रांडेड बैग्स को खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, डायमंड्स की वॉचेस, डायमंड्स का नेकलेस वगैरह खरीदते हैं, डायमंड के रिंग वगैरह खरीदते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, अगर इन गुड्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है तब भी इनकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज ही होती है, बिकॉज ये एक्सेप्शन केस के अंदर आएगा। बिकॉज रिच लोग कभी भी अपना स्टेटस नहीं छोड़ेंगे एंड उसको मेंटेन करने के लिए वो लग्जरी आइटम्स को या फिर प्रेस्टीज जो गुड्स होते हैं उसको खरीदते ही रहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेसेसिटीज की। नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? वो सारे आइटम्स जो कि कंपलसरी होते हैं एंड जिसके बिना कोई भी पर्सन नहीं रह पाता। जैसे कि मेडिसिन, अगर कोई पर्सन बीमार है तो वो मेडिसिन दवाइयों के बिना नहीं रह सकता। तो अगर दवाइयों का प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तो इस केस में भी जो पर्सन होगा वो दवाइयों को खरीदेगा। कौन सा पर्सन? इल पर्सन। नेक्स्ट मिल्क, दूध, नमक, चीनी, ये सारे क्या है? हमारे नेसेसिटी आइटम्स है। तो लोग इन्हें खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इनका प्राइस नहीं देखेंगे, लोग इनको खरीदेंगे बिकॉज दीज आर द नेसेसिटी आइटम्स। इनके बिना कोई रह ही नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस की। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस में क्या आता है कि मान लेते हैं अगर हमें ये एक्सपेक्ट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस केस में जो लोग होते हैं वो आज ही ज्यादा खरीद देते हैं चीजों को, अगर उनका हाई प्राइस है तो भी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि टमाटर है, टमाटर का आज जो प्राइस है वो 30 रुपए किलो है एंड अगर लोगों को लगता है कि इससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है, 50 रुपए किलो अगर टमाटर हो सकते हैं आगे जाकर, तो लोग जो है वो आज ही 2 किलो 1 किलो टमाटर खरीद कर रख लेते हैं। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, हमारा प्राइस अगर इंक्रीज है तब भी लोग खरीद लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट है जो कि मिस आउट है तो आई विल ऑल्सो कवर दैट टॉपिक, आप उसे कमेंट कर सकते हो। प्लस जो इसकी प्लेलिस्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यू मे चेक इट आउट।